हेलो बच्चों। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हाय? मजा में छे? चलो, जो पिछली क्लास रह गई थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, देखो। मैकाले आया, मैकाले ने अंग्रेजी पर जोर दिया। इस पर जोर दिया, अंग्रेजी पर जोर दिया। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। क्या थे? कटु आलोचक, विरोधी, कट्टर एकदम। तो हुआ क्या, देखो। पूरब की जघन्य गलतियां क्या थी? पूरब की पूरब की जघन्य गलतियां क्या थी? 19वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना क्या था कि पूर्वों के जो पूर्वी साहित्य है और पूर्वी समाज है, पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। पूर्वी समाजों का ज्ञान क्या है? त्रुटियों से भरा हुआ है, गलत है और अवैज्ञानिक है। कैसा है? अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर, अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और फारसी, संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। समझ पाए? इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्यों और धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की। क्या की? सफलताएं हासिल की। अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है तो मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ने का मौका सभी को नहीं मिलता बच्चों। पढ़ने का मौका सभी को नहीं मिलता, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने से क्या होता है? दिमाग की कसरत होती है। क्या होती है? दिमाग की कसरत होती है। भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। यह विरोध जो था 1830 में यह विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के प्रतीक के समर्थक नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर उसका तर्क। क्या हुआ है? देखो, साहिल पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। साहिल पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कह दो उनसे, अभी तो हमने लहरों के साथ खेलना शुरू किया है। प्रेम से बोलो। 1830 के दशक में क्या हुआ, देखो, ये विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों के सबसे मुखर और प्रभावशाली क्या थे? विचारक थे। और
भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। कोई भी शाखा नहीं थी, एक भी नहीं थी। मैकाले का कहना था, क्या कहना था मैकाले का? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। कितनी बड़ी बात। उसका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश भारत को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ही विकास से अवगत हो पाए। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने के, अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का क्या है? एक रास्ता हो सकता है। बदलने का एक रास्ता हो सकता है। मैकाले को मिन्स विवरण के आधार पर 1835 में क्या हुआ? मैकाले ने क्या दिया? देखो 1835 में मैकाले ने 1835 में क्या दिया? अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का क्या बनाया जाए? माध्यम बनाया जाए। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। जो मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, उसको क्या है? उसको प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई है। व्यवसाय के लिए शिक्षा। शिक्षा किसके लिए? व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित फोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। 1854 में 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? लंदन में स्थित है। कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स ने भारतीय गवर्नर को क्या किया? शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। 500 का या 1000 का? वक्त लिया है तो धमाका भी जोरदारी करेंगे। 500 का? 1000? एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, क्या नाम है? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड का क्या कहा गया? जिसको कहते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। समझ पाए बच्चे क्या कहते हैं इसको? वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है इसको, या इसको कह सकते हैं वुड का नीति पत्र। वुड लकड़ी, तामपत्र। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवाद ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, कितना पुण्य मिलेगा। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। किसमें बताया गया? आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के विकास का महत्व समझने में क्या है? मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? मदद मिलेगी।
यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा। उनके आकांक्षाओं में क्या हो जाएगा बच्चे? बदलाव। और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीजों को अपनाना और खरीदना जरूर शुरू कर देंगे। उनको अपनाना और खरीदना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। वुड की नीति में यह फर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। भारतीयों के नैतिक चरित्र का क्या होगा? उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनियों के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। कंपनी के पास क्या आ जाएंगे? भरोसेमंद कर्मचारी भी आ जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता। एक तो पूर्ण होता है और एक निपुण होता है, तो निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज ने कई अहम कदम उठाए। इस पत्र के बाद अंग्रेजों ने और भी कई अहम कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 1857 का विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा ना, 1857 रिवोल्ट। तो वे सिपाही मेरठ और दिल्ली में जो सिपाही क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। उसी समय, जिस समय यह विद्रोह चल रहा था, उसी समय कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में क्या हो रहा था? कलकत्ता में क्या हो रहा था? मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, क्या? बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। क्या हो रही थी यहां पे? इन तीनों जगह हो रही थी विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की क्या हो रही थी? स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ फिर? देखो, मदरसे खोले, बनारस हिंदू स्कूल खोला, और फिर कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। तो फिर पाठशाला, जो 200 साल पहले क्या थी? पाठशालाएं। 200 साल पहले क्या हुआ करती थी? पाठशाला। ये मस्ती की पाठशाला क्या होती थी? देखो, जवान हो बेशक जवानी के मजे लो, जवान हो बेशक जवानी के मजे लो, लेकिन मजे लेने में और भविष्य बर्बाद करने में फर्क पता होना चाहिए। मजे लेने में और भविष्य बर्बाद करने में क्या है? फर्क पता होना चाहिए बच्चे। तो स्थानीय 200 साल पहले क्या थी? स्कूल कॉलेज तो थे नहीं, तो क्या थे? पाठशालाएं थी। क्या थी? पाठशालाएं। तो क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल भी जाते थे या नहीं? विचार करिए, क्या उस समय के बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन जब आया तो ब्रिटिश शासन के तहत क्या हुआ? तो देखो, विलियम एडम ने एक रिपोर्ट पेश की। किसने? विलियम एडम ने एक रिपोर्ट पेश की। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए थे। ये कहां से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स। ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे। विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के जिलों का क्या किया? दौरा किया। कहां का दौरा किया इन्होंने? ये गए बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार का इन्होंने दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था कि क्या भाई, तो आप क्या करो, ये जो प्रचारक थे विलियम एडम्स, ईसाई प्रचारक थे, इनको क्या जिम्मा सौंपा गया? क्या काम सौंपा गया?
कि आप बंगाल और कहा जाओ, बिहार जाओ और शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करो। भाई शिक्षा में क्या क्या प्रगति हो रही है उस पर क्या करो, एक रिपोर्ट तैयार करो। इनको ऐसा काम मिला और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी दिलचस्प थी, लॉलीपॉप खाने वाली, एकदम लॉलीपॉप की तरह क्या थी, बड़ी दिलचस्प थी। इससे पहले की परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदलें, इससे पहले परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो, अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। तो अब यहां पर भी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। दिलचस्प थी क्यों? क्योंकि एडम ने पाया था कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। कितने? 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। कितनी? 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। जैसे आजकल के क्या एनजीओ हैं, क्या है? एनजीओ, ट्रस्ट हैं, उस तरह की ये, समझ आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है ना, आप ट्रस्ट या एनजीओ मान सकते हैं। तो चल रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरुओं के द्वारा ही क्या करी गई थी, प्रारंभ की गई थी। बहुत सारी पाठशालाएं गुरु ही उनका संचालन करते थे। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। कैसा था? लचीला था काफी। आज आप जिन चीजों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी, कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं होती थी। भाई इस समय बच्चों की फीस कितनी है? बच्चों का सिलेबस कितना महंगा महंगा है, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, नहीं हो गई है? बदला लेना भी जरूरी है, बदला लेना भी जरूरी है लाला। जब चोट आत्मसम्मान पर लगी हो, और ये तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएगी जब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे। क्योंकि खर्चा देखो कितना हो रहा है ना, किताबें कितनी महंगी हो गई है, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। पानी की तरह बनो। किसकी तरह बनो? पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बनो, पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। पत्थर क्या करता है? दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। तो शिक्षा का तरीका क्या था? बहुत लचीला था। और बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी, जैसे आजकल आपके पास किताबें हैं छपी हुई, एक से एक किताब है आपके पास, लेकिन उस किताबें छपी हुई नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो पाठशालाएं थी उनकी इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां भी नहीं थी। देखो बेंच और कुर्सियां भी नहीं थी। आजकल तो क्या है, डिजिटल बोर्ड है, उस समय बोर्ड भी नहीं हुआ करता था। छपी किताबें भी छपी हुई नहीं थी। पाठशाले की इमारत भी नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां भी नहीं थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने के लिए बच्चों की हाजिरी लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था। बच्चों की हाजिरी लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई नियम कायदा कानून नहीं था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी। कुछ पाठशालाएं क्या थी? बरगद की छांव में चलती थी। और बरगद और पीपल क्या करते हैं? ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीपल और अधिकांश पीपल के पेड़ के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है बच्चों, फूलों की घाटी। देखो फूलों की घाटी में जो है क्या है? जीरो जोन है। आप रात को वहां नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो वहां पे कई हजार किस्म के क्या है, फूल फूल पेड़ पौधे हैं और कुछ
फूल पत्तियां ऐसी भी हैं जिनसे क्या जहरीली गैसें निकलती है। क्या निकलती हैं? जहरीली गैसें निकलती हैं। तो इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अदला बदली। और इतिहास में भी हमने पढ़ा ना, अदला बदली। लोग अपनी एक चीज लेते थे, दूसरी जरूरत की चीजें ले लेते थे। अभी तो पिछले क्लासेस में पढ़ा। और ऐसे ही अदला बदली देखो हम कुदरत से भी करते हैं, हम इंसान भी अदला बदली करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लियर होगी बात? देखो, शुक्रिया, धन्यवाद, कुदरत ने खुलकर बोलना सिखा दिया। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव के नीचे चलती थी, तो कोई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर घर पर ही बच्चों को जो है पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। उस समय बच्चों की फीस माँ बाप की आमदनी जो पैसा कमाते थे ना, उसके हिसाब से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। अमीर ज्यादा फीस देते थे और गरीब कम फीस देते थे। शिक्षा मौखिक होती थी। कैसी होती थी शिक्षा? मौखिक। जैसे आज भी आपका क्या होता है? एक मौखिक टेस्ट होता है ना, एग्जाम होता है ना आपका, लिखित एग्जाम होता है, मौखिक एग्जाम भी होता है छोटे बच्चों का। होता है कि नहीं होता है? पीटी का पेपर होता है ना आपका, पीटी सफाई होता है, नहीं होता? आपके पेपर खत्म हो गए बच्चे? कंप्लीट हो गए पेपर? वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। समझ गए? मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और माँ बाप का नाम रोशन करो। तो गरीबों के लिए कम फीस थी, अमीरों के लिए ज्यादा फीस थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। क्या पढ़ना है, विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। जैसे आज आप बैठते हैं ना, आप 5वीं के बच्चे अलग बैठेंगे, 6 के अलग, 7th के अलग क्लास में, 8th के अलग क्लास में, 9th के अलग क्लास में। और इन क्लास में भी क्या है? सेक्शन है। अब क्या है? सेक्शन है, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ए सेक्शन, है ना? तो यहाँ पर पाठशालाओं में अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग तरह के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे, अलग अलग से। जैसे आसान भाषा में समझा दूं, ट्यूशन पढ़ते हैं आप, देखो एक टीचर ही क्या कहे, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 6th क्लास के बच्चों को एक साथ बिठा के जो है क्या करता है? ट्यूशन पढ़ाता है। उसी तरह की लाइफ उस समय पाठशालाएं हुआ करती थी। क्लियर होगी बात? समझ गए बच्चों? ठीक है। तो अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्या थे? गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। एडम्स ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद होती थी। जैसे अभी आपकी क्या है, एग्जाम के बाद छुट्टी पड़ती है ना, छुट्टी। अभी तो आपकी छुट्टी पड़ती है, लेकिन उस समय देखो क्या था, जब फसल की कटाई शुरू होती थी तो पाठशालाएं की कक्षाएं बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे, खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। जैसे कटाई हो गई, अनाज निकाल लिया, फिर पाठशालाएं दोबारा शुरू हो गई यथावत। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। क्लियर होगी बात? नई दिनचर्या और नए नियम क्या क्या थे देखो। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। किस पर था? उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में भी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में क्या किया? सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए
पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? और व्यवस्थित करना चाहती थी। बच्चे शांति से हल्ला मत करो, अनुशासन बना के रखो। देखो, अनुशासन का अर्थ अपने भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना होता है। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? अपने भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना, इसलिए अनुशासन में पढ़ो। क्लियर होगी बात? रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए? देखो, सबका अपना अपना नजरिया होता है पढ़ने का। किसी को कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताब हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। रात की पढ़ाई, ये मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरे वक्तव्य हैं कि रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताब हमारे लिए और हम किताब के लिए जागते हैं। बोलो हर हर महादेव। देखो, कंपनी ने क्या कदम उठाए, इसके लिए क्या किया जा सकता था? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। भाई, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने देखो जूनियर जज बनाया था विलियम जोन्स को। अब क्या किया कंपनी ने? बहुत सारे पंडितों को मिल गई सरकारी नौकरी। भाई, पंडित बन गए सरकारी दामाद। पंडितों को सरकारी दामाद बना के रख लिया। इनसे प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। अब क्या होगी पढ़ाई? पाठ्य पुस्तकों पर क्या होगी? आधारित होगी। और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। जो आप एग्जाम देते ना, देखो यहाँ पर जो है वार्षिक परीक्षा की क्या है? रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। फीस सिस्टम बन गया। क्या है? बच्चों से क्या निवेदन किया गया कि वे अब नियमित रूप से क्या दें? फीस दें, ढेवा दें। ढेवा क्या दें? ढेवा। अपना दिमाग वहां लगाओ जहां लोग अपना दिमाग लगाना बंद करते हैं। अपना दिमाग वहां लगाओ जहां लोग दिमाग लगाना बंद करते हैं। चमत्कार कोई नमस्कार है। अब शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का क्या करें? पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। क्या मिलने लगा? सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, कुछ विरोधी भी होते हैं ना, देखो, है ना, तो उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। क्योंकि वो सभी अंग्रेज क्या थे? पैसा खर्च कर रहे थे, सारी फैसिलिटी दे रहे थे, नए नए नियम बना रहे थे, नए नए चेंजेस कर रहे थे। जो जो उन्हें कमियां लग रही थी उनमें वो संशोधन करते जा रहे थे। लेकिन जो अलग पाठशालाएं चला रहे थे विरुद्ध होकर अंग्रेजों से, उनकी क्या है? उनको वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगे, अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। पाठशालाओं की समय सारणी क्या थी? काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था लॉलीपॉप खाते खाते चले जाते हैं, है ना भाई? रोटी का रोल बनाया और चले गए। कहां जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं पढ़ने। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल में आना जरूरी था। देखो, पाठशालाओं में क्या था? कटाई के समय बच्चे नहीं जाते थे, पाठशाला ही बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे नहीं जाएंगे तो पाठशाला खुल के क्या करेंगे? तो कटाई के समय, अनाज के समय क्या थी? पाठशालाएं बंद हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल जाना जरूरी था। जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे।
अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ओ बाबुल प्यारे, हल्ला मत कर, मान गए तेरी आजमाइश को, जिंदगी तूने मुझे बेहतर से बेहतरीन बना दिया। मान गए तेरी आजमाइश को जिंदगी, तूने मुझे बेहतर से बेहतरीन बना दिया। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या की? राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या थी? देखो, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें। आह्वान किया, क्या किया कि आप नए स्कूल बनाओ, नए कॉलेज बनाओ, नए विश्वविद्यालय खोलो, शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे बहुत सारे भारतीय। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, तेरी ही बाहों में बचपन खेला। अब देखो क्या हुआ, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आ गए। क्या आ गए? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। कमजोर आदमी जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला कर लेता है तो बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। शरीफ आदमी जब बिगड़ता है ना तो शैतान भी अपने कानों से हाथ लगा लेता है। अभी देखो क्या हो गया, ये शैतान आए, क्या हुआ, शैतानी कैसे हुई, ध्यान से सुनो। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का क्या कहना था? महात्मा गांधी के क्या विचार थे? देखो, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है, अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है और आज भी हो रहा है। देखो, अंग्रेज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हम भारतीय क्या कर रहे हैं? झोले वाली पैंट पहन रहे हैं, है ना, झोले वाला परिधान, कैसे कैसे, है कि नहीं, कट पीस। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। क्या भरा है? इस शिक्षा में जहर भरा है, जहर, विष भरा है। अगर लगाने वालों को, आग लगाने वालों को खबर, आग लगाने वालों को खबर ना मिली तो क्या होगा? बताओ, नहीं पता? मैं बताऊं? देखो, आग लगाने वालों को क्या खबर, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक भी होंगे, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक भी होंगे। कैसे होंगे? देखो, ये अंग्रेज खाक में कैसे होंगे? धैर्य रखो, धूल भी उड़ेगी और खाक में भी होंगे। समझ गए बच्चे? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शिक्षा क्या है? ये शिक्षा जो है, इस शिक्षा में क्या है? विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, नागिन वाला। यह पापपूर्ण है। क्या है? यह
पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है। इसने क्या किया? इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। क्या करने लगे थे? पसंद करने लगे थे। जैसे एक हीर रांझे को पसंद करता है ना? जैसे मुस्कान ने साहिल शुक्ला को पसंद कर रखा है, डब्बे में पैक करके। छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका। निकाल देंगे जहर उन सांपों का जो हमें डसने की फिराक में है। तो उनके मुताबिक देखो क्या था, अलग थी ना। महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को क्या करें? बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है, गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को क्या है? अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। अपनी ही भूमि पर क्या है? अजनबी बना दिया है। शिव को अगर पाना चाहते हो तो अपना नजरिया बदलो, शिव आपको कण कण में मिलेंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो पढ़ने और लिखने पर क्या है? केंद्रित। महात्मा गांधी का कहना क्या था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय थी केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। पढ़ने और महात्मा गांधी जी का क्या कहना था, क्या विचार थे उनके, कि साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। ठीक है ना? इसके साथ साथ क्या है? मानसिक विकास भी जरूरी है, समझ जरूरी है। इसके लिए तो लोगों को हाथ में काम करना पड़ता है। इसके लिए क्या है? लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही क्या होंगे? विकसित होंगे। क्या होंगे? दोनों ही विकसित होंगे। आदि शक्ति है वो देवों के देव हैं। आदि शक्ति है वो देवों के देव हैं। गंगा जिनकी जटा में बसती वो मेरे महादेव है। बोलो हर हर महादेव। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता था, हुनर सीखने पड़ते थे और यह जानना पड़ता था कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। तो इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर क्या थी? भिन्न थी। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, कौन सा केतन? शांति निकेतन। आप अभी कभी हरिद्वार आए तो यहां पर शांति निकेतन भी है और वानप्रस्थ आश्रम भी है और भूमा निकेतन भी है। ठीक है? भूमा निकेतन भी है। टैगोर का शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा।
सुना है बच्चों शांति निकेतन के बारे में? नहीं सुना शांति निकेतन के बारे में? क्या क्या जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्थान 1901 में, कब? 1901 में शुरू की थी इसकी स्थापना करना, इसकी शुरुआत जो की कब की? 1901 में की शुरू हुई। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। टैगोर देखो आप किधर थे, स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तो बहुत चिढ़ते थे। वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। कैसा लगता था? जेल लगता था एकदम। कैसा लगता था? जेल लगता था। सुबह उठो, एक तो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है ना, कितनी बड़ी समस्या है ना बच्चे? जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष ही बनना है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समझ पाए? बुझाया? वंस मोर, जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। 1901 में इसको शुरू किया और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, स्कूल जाने में दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल बिल्कुल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और वो देखो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, कल मैं 10 बजे सो के उठूंगा, कल मम्मी आलू का पराठा बनाएगी, मैं कितने प्यार से खाऊंगा, है? दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, गेम खेलना नहीं है, गेम पलटना सीखो। दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, गेम खेलना नहीं बच्चों, गेम पलटना सीखो। ठीक है? अब गेम खेलने का समय नहीं है, गेम पलटने का समय है। एआई का जमाना है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टैगोर को क्या लगता था? देखो क्या लगता था टैगोर को। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया, काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों को और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो। शिक्षा कैसी हो? कल्पनाशील। क्या हो? कल्पनाशील हो। और बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देती है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेद को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वे क्या करना चाहते थे? एक्सपेरिमेंट, मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला
संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के मौके मिले। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है बच्चे, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। और सीढ़ी में और लिफ्ट में क्या अंतर है? देखो, लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। क्या दी जा सके? आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जय हिंद, भारत माता की जय।